न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। इस वक्त आपने देखा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महत्वपूर्ण डिटेल्स दे रही थी। आज दोस्तों जनवरी 16, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली 2024 कैंपेन के लिए अपनी रणनीति का मंत्र पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 300 से ज्यादा पदाधिकारियों के साथ में बैठकर उनको गुरु मंत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान कर दिया है कि उनकी पार्टी को 9 के 9 असेंबली इलेक्शंस को जीतना है, जिससे उनका रनवे टू 2024 जो है क्लियर हो जाए। पर अगर आप देखें इस वक्त अगर बेसिक्स पे अगर आप जाएंगे दोस्तों, ये मोदी मैजिक की लोग बात करते हैं, ये कोई मैजिक फ्लूक नहीं है। अगर आज आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो आपने देखा था, उन्होंने बोला था कि बीजेपी का टारगेट था कि 72,000 वीक बूथ्स तक पहुंचना है और वो 72,000 वीक बूथ के साथ में 1.3 लाख तक पहुंचे। दोस्तों एज अ सिफोलॉजिस्ट, चुनावी विश्लेषक, मैं आपको बता सकता हूं कि चुनाव जीता या हारा बूथ पे जाता है, और अगर इस तरीके की माइक्रो प्लानिंग 1 साल 2 महीने पहले अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है 24 के, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मकसद के साथ जा रही है। मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी का 2024 चुनाव जीतना नहीं, 2024 को 2019 की बहुमत से ज्यादा से जीतना। और अगर आप इस वक्त नेशनल लैंडस्केप को देखेंगे, मैं राज्य स्तरीय लैंडस्केप की बात नहीं कर रहा जहां पे स्टेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी इश्यूज आते हैं, पर नेशनल लेवल पे बात करेंगे। रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बिंदुओं पे बहुत ज्यादा गौर किया गया था, जिन 3 बिंदुओं का अभी तक ग्राउंड पे 14 के बाद में विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं। तीनों बिंदु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अराउंड सेंटर्ड है, और यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैंपेन करने उतरते हैं, जनता के मन में 3 भाव रहते हैं। ए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर देश सुरक्षित है, बी कि उन्होंने इस देश भारतीय सिविलाइजेशन के लिए काफी कुछ किया है, और 3 उन्हें सामाजिक वेलफेयर काफी दिया है। और ये भाव को अगर आप रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, जिनमें जो जेपी नड्डा ने कहा उसको वो बता रहे थे, मेन बिंदुस इन तीनों पिलर्स पे ही हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जैसे गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने पूरा कैंपेन अपने कंधों पर लिया था और बीजेपी ने 20 साल से ज्यादा सत्ता में होने के बावजूद सब रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए थे, विपक्ष कितना भी भारत जोड़ो कर ले, क्या ग्राउंड पे इस वक्त सत्य यही है कि जिस माइक्रो प्लानिंग से नरेंद्र मोदी 24 को अप्रोच कर रहे हैं, और इन 3 पिलर्स में से एक में भी उनकी ब्रांड इमेज या जनता के बीच का परसेप्शन या विश्वास कम नहीं हो रहा है, तो क्या 24 का वर्डिक्ट क्लियर है कि 24 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वापस से देश की जनता जो है पूर्ण बहुमत देने वाली है? विपक्ष के पास कुछ तोड़ है, इस वक्त लग नहीं रहा कि विपक्ष के पास कुछ तोड़ है, और आज इसी के ऊपर मैं अपना मुकदमा चलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का 24 प्लान कंप्लीटली क्लियर है। और मेरा आरोप जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि विपक्ष पर मोदी की विकास वाली स्ट्रैटेजी क्या भारी पड़ रही है, और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को मिल सकता है जीत की हैट्रिक, 300 पार के वापस से बीजेपी हो सकती है। दोस्तों एक बेसिक उदाहरण देखिए, वंदे भारत से अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है, उसमें अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग जो है सवार कर चुके हैं। तो सवाल यही है कि जब इतनी सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ग्राउंड पर लोगों को दिख रही है,
तो विपक्ष के पास क्या वो तोड़ है जिससे 24 नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं? सुनिए आज किस तरीके से मुख्य बातें बीजेपी कार्यकारिणी की क्या हुई, जिसपे कांग्रेस ने वार किया, और आज मोदी वर्सेस ऑल डिबेट जनता का मुकदमा पे हो जाए। ढोल, नगाड़े, पुष्प वर्षा और उत्साह। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 मीटर के रोड शो ने ही विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों ने प्रेम और समर्थन की वर्षा की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं। कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में कल तक चलेगी, जिसमें बीजेपी के सारे दिग्गज एकजुट होकर एक ही छत के नीचे 2023 की रणनीति और 2024 की प्लानिंग तय करेंगे। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, जिनमें नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं। कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। 2024 के लिए भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। मोदी ने बीजेपी को दे दिया है जीत का मंत्र। क्या विपक्ष के पास है मोदी को हराने का मंत्र? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे में वेरी गुड पैनल। मेरे साथ श्वेता शालिनी, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ डॉक्टर एस के दत्ता, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ ऋषि बागरी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ गार्गी नंदी रॉय, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ कामरू चौधरी, सीनियर कांग्रेस लीडर, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लेफ्ट लीडर, रिजू दत्ता, टीएमसी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और रणवीर नंदन, जेडीयू के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में स्वागत है। मैं तो सत्य बोलता हूं और मैं वापस से सत्य बोलूंगा। और इस मुकदमे की शुरुआत में श्वेता जी आपके साथ और कामरू चौधरी आपके साथ करना चाहता हूं। रिजू, इसके बाद आपके पास मैं आ रहा हूं और आपके साथ में मैं गार्गी, विवेक सबके पास आ रहा हूं। बहुत टाइम है डिबेट के अंदर। मैं कह रहा हूं कामरू जी और श्वेता जी, कामरू जी पहले आप आए। कामरू जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि कैमरा भारत जोड़ो में आपके राहुल गांधी जी के सामने मैंने देखा किस तरीके से कैमरा अलग अलग एंगल से फोकस किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे राहुल जी की जो वीडियोस के ऊपर अलग अलग गानों के साथ आपने कहा, उसका मैंने वो भी वीडियो देखा जब राहुल जी ने कहा कि पुराना राहुल को उन्होंने मार दिया है। उसके बाद उन्होंने नए लुक में आ गए वो सब। तो ये सब जो है ये भारत को जोड़ने की बात है, मूवमेंट की बात है, पीआर एक्सरसाइज नहीं है। और नरेंद्र मोदी के रोड शो से गुजरात में 150 से ज्यादा सीट्स बीजेपी को आ जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाती है, उत्तराखंड के अंदर रिपीट कर जाती है, गोवा के अंदर सरकार बना लेती है इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी। और इस वक्त हिमाचल के अंदर सिर्फ 35,000 वोट, 47,000 वोट, 37,000 वोट से हारती है और आप उसको इवेंट मैनेजमेंट बना रहे। मुझे लग रहा है आप ग्राउंड रियलिटी से परे हैं।
आप मुझे बताइए, आप संगठन पे कहां काम कर रहे हैं? 72,000 बूथ तो बीजेपी ने वीक आइडेंटिफाई कर दिया। आपका सिर्फ पीआर एक्सरसाइज मुझे दिख रही है इस वक्त कामरू जी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, पर उसका इलेक्टोरल बेनिफिट क्या मिला है मुझे जरा ये बताइए, कौन से इलेक्शन के अंदर? ये एक चीज अच्छा है, जन की बात में कांग्रेस को टास्क में लिया जा रहा है कि कहाँ पे हो जमीन पे। ये तो भारत जोड़ो यात्रा ने जो 3,500 किलोमीटर तय कर चुका है या करने वाला है, उसमें आपको साफ तौर से दिखने को मिल रहा है कि किस तरह से जन सैलाब राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ उभर कर आ रही है। खैर, तिलमिलाई हुई बीजेपी आज जो है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का, वैसे प्रधानमंत्री का गलती तो है नहीं, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री जिसको कहते हैं हम, वो वही कर रहे जो उनको सबसे ज्यादा आता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी ये बात नहीं कह रहे कि 8-9 साल हो गए या 10वां साल में हम लोग कदम रखने जा रहे कि भाई कब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे जिसमें जन की बात वाले वो सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आज 100 स्मार्ट सिटी का वादा किए थे, उसमें से आज स्मार्ट सिटी तो दूर का बात है, हमको सिंकिंग सिटी जोशीमठ में दिखाई दे रही है। आज पेट्रोल अगर 106 रुपया हो गया, 400 रुपया का सिलेंडर 1100 ऐसे पेट्रोल के ऊपर जब जयराम रमेश जी से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए क्यों बढ़ा दिया, तो उनने फिर वो नाराज हो गए थे और फिर दूसरे क्वेश्चन पे वो चले गए थे। देखिए, मैं नहीं डिनाई कर रहा कि लोग नहीं आ रहे कामरू जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं एज अ सिफोलॉजिस्ट। सुनिए अब श्वेता के पास आने दीजिए, लेट मी मेक दिस डिबेट क्विक, यू मेड योर पॉइंट। श्वेता, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अल्टीमेटली इन पॉलिटिक्स वी आर नॉट फॉर एनजीओ, पॉलिटिशियंस आर नॉट फॉर एनजीओ एक्टिविटी। वो अल्टीमेटली जनता का मैंडेट जीतने के लिए राजनीति के अंदर है, यही राजनीति और एनजीओ में फर्क है। जनता का काम सब करते हैं, पर आप कैसे प्रूव कर रहे हैं कि भारत जोड़ो सक्सेसफुल है, नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो इवेंट मैनेजमेंट है? मेरा पॉइंट ही है, आज आपकी पार्टी ने 72,000 बूथ्स को आइडेंटिफाई किया, वीक बूथ्स को, तो मैं तो देख रहा हूं बीजेपी माइक्रो लेवल की प्लानिंग भी कर रही है, कांग्रेस भारत जोड़ो कर रही, पर वेयर इज द माइक्रो लेवल प्लानिंग? श्वेता, ऐसा है प्रदीप जी, देखिए दो चीज, एक चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगी। जयराम जी से जब पूछा गया तो उन्होंने भाग नहीं गए, नाराज नहीं हो गए, उन्होंने कहा जाके सीएम से पूछो, जैसे कि सीएम उनका नहीं है। वैसे ही आप यदि कुछ वरिष्ठ लोगों से पूछेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये भारत जोड़ो जो है ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये भारत जोड़ो के बाद लोग हाथ जोड़ने वाले हैं राहुल गांधी जी को। खैर, देखिए, आप ये बात बहुत क्लियर कट तरीके से समझिए। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो जब परीक्षा आती है तब वो देखना शुरू करता है कि भाई सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, मेरी पुस्तकें कौन कौन सी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में मुझे एग्जाम देना है, और तब जाके वो गाइड ढूंढने की कोशिश करता है। बीजेपी एक ऐसा स्टूडेंट है जो शुरुआत से पूरी तरीके से तैयारी से परीक्षा में उतरता है। बस यही प्रधानमंत्री से ये तो पूछो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? से ये बात कह सकते हैं कि देखिए, हमारा ये तो पूछो प्रधानमंत्री कब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? लोकसभा सीटों पे इतने हमारे सवालों का जवाब कब देंगे? लेट कंप्लीट कामरू, लेट कंप्लीट। 72,000 सीट उनको आइडेंटिफाई किया है, 160 ऐसे विधानसभा में जहां हम हार गए, और उनको मजबूत करके हम 1,30,000 बूथ तक गए हैं। आप ये समझिए, देखिए, मेरा प्रेमाइस यही है श्वेता। श्वेता, मैं एक बहुत एनालिटिकल डिबेट और मुकदमा आज लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं ऋषि बागरी आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास और रिजू दत्ता के पास आऊंगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव और गार्गी नंदी रॉय के पास आऊं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, रिजू और ऋषि आ रहा हूं, सबके पास मैं आ रहा हूं, रिजू दत्ता आपके पास मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, लेट्स बी वेरी लॉजिकल। लेफ्ट पार्टी भी है जो मूवमेंट की बात करती है, जनता की कई जगह आवाज उठाती है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि भाई हम डिफरेंशिएट कर दे कि हम क्या एनजीओ में हैं कि हम राजनीति में हैं। अगर हम राजनीति में हैं तो एक दल चला रहे हैं जिस दल को जनता की सेवा करने के साथ साथ वोट्स भी चाहिए रहते हैं, विच इज देयर। तो मुझे बताइए कि अगर मैं डेटा की बात करूं, उत्तर प्रदेश बीजेपी वोट शेयर इंक्रीज, उत्तराखंड बीजेपी वोट शेयर इंक्रीज, गोवा बीजेपी कमिंग बैक, मणिपुर बीजेपी कमिंग बैक, पंजाब बीजेपी वोट शेयर इंक्रीज, साथ में तो फिर विवेक, आज तो मैं देख रहा हूं 24 में अगर कोई सच में पार्टी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है जनता के बीच में, वो बीजेपी है। बाकी सब तरफ तो पीआर एक्सरसाइज चल रही है। दूसरी पार्टी जो है उनका ज्योग्राफिकल बेस बीजेपी जितना बड़ा है ही नहीं विवेक। सो इस 2024 डन डील विवेक। टीवीज में हम जितनी भी बात कर ले, सोशल मीडिया पे जितनी भी बात कर ले, माहौल बना ले, पर अल्टीमेटली
मेजॉरिटी वोट्स तो अभी भी बीजेपी के पास है। विवेक वर्सेस गार्गी जी, पहले विवेक फिर गार्गी। आपको प्रदीप भंडारी को मैं एक बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट मानता हूं, एक बड़ी युवा उम्र में, एक यंग एज में आपने बहुत कुछ, जो आपका एनालिसिस है, बीन विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू विवेक, थैंक्स अ लॉट। आई बिलीव इन इट। और देखिए ये अच्छा है कि आप न्यूज इंडस्ट्री में हैं, कहीं बॉलीवुड में चले जाते हैं, आपकी इतनी फीमेल फैन फॉलोइंग है। लॉस ऑफ द बॉलीवुड इज द बेनिफिट ऑफ द टीवी न्यूज इंडस्ट्री। मैं तो इसको बोलता हूं आपके बारे में। ठीक साहब, अब आप सुनिए, अब मेरा ये कहना है इन अ लाइटर वेन कि मोदी साहब एक बैसाखी बन चुके हैं। भाई आप सिस्टम की बात करिए, पॉलिसीज की बात करिए, आरएसएस भी एक तरीके का एनजीओ है, वही काम करता है, उसी का कैडर है, वही लड़ाता है, वही हरवाता है और वही जिताता है। आपको मानना पड़ेगा इस साल कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन अच्छा किया, बीजेपी बैकफुट पे गई। हिमाचल में हम और आप थे डिबेट में, जब आपने अपने प्रेडिक्शंस करे थे, मैंने कहा था हिमाचल कांग्रेस की तरफ जाएगी, स्लाइड मार्जिन से जाएगी, गई। गुजरात के अंदर बीजेपी आई। तो ये कहना कि एक क्लीन स्वीप होने जा रही है, मेरे ख्याल से मैं इसको नहीं मानूंगा। भारत जोड़ो यात्रा मेरी पार्टी की नहीं है, राहुल गांधी मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा मूव है, मैं उसको मानता हूं। आप लोग के अलायंस हो चुका है त्रिपुरा में, तो मुझे पता है आप बैक करेंगे। नहीं, आपका अलायंस हो चुका है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, मुझे पता है। अजय कुमार और सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि इन प्रिंसिपल अलायंस हो गया है। पर मैं आपसे एक पॉइंट कह रहा हूं, ना मुझे पता है। तो आज आप जो कांग्रेस की बैटिंग करना चाहते हैं कर लीजिए। 3 महीने पहले आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, हो जाता है राजनीति अलायंसेस के हिसाब से कलर चेंज हो जाता है। पर मैं पॉइंट में आप कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ऐसी बात है। गार्गी 2018 में, उसके बाद रिजू आएंगे और ऋषि आपको भी लेके आना चाहता हूं मैं। गार्गी 2018 के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। उसके बाद मुझे याद है श्वेता की हर राजनीतिक पंडित कहता था कि भाई अब तो राहुल गांधी जी वापस आ रहे। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो इस तरीके के रीलॉन्चिंग एक्टिविटी कर दी थी जिसकी लिमिट नहीं है। पर फिर क्या हुआ 19 के अंदर, जब लोकसभा की बात आई, लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी के आगे कोई और दूसरा नहीं है। तो मेरा वापस से असर्शन यही है गार्गी कि अगर मैं नेशनल स्फीयर में बात करूं तो कौन सा ऐसा दूसरा लीडर है जिसके पास नरेंद्र मोदी की जितना ज्योग्राफिकल सपोर्ट है, जितना पैन संगठन सपोर्ट है, उतना किसके पास है? ये बहुत लॉजिकल बात है। आंसर इज नो, किसी के पास नहीं है आज की स्थिति में। 2024 डंडी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मोदी साहब नहीं डिसाइड करते हैं कंटेस्ट करना एज द प्राइम मिनिस्टर, तो बीजेपी कोलैप्स कर जाएगी? बीजेपी को दिक्कत होगी, ये तो ऑब्वियस है। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर बैसाखी पे पूरी पार्टी बैसाखी। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से क्या ममता बनर्जी टीएमसी की बैसाखी है? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बैसाखी है? क्या सीताराम येचुरी लेफ्ट की बैसाखी है? अगर ये तो आप बोलिए कि सीताराम येचुरी लेफ्ट की बैसाखी है। गार्गी, अच्छा विवेक जी, मुझे लगता है ना आप जैसे कैडर बेस्ड है तो बीजेपी इज आल्सो कैडर बेस्ड। हालांकि राइट एंड लेफ्ट ऑपोजिट है, पर दोनों विचारधारा से चलते, चाहे ऑपोजिट है, तो वहां के दोनों के जो कैडर्स है ना बहुत डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि बीजेपी के जो कैडर्स है ना उनका क्या होता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, हमेशा काम करते हैं विचारधारा के लिए और एक सनातन मूल्यबोध को स्थापित करने के लिए। इसके लिए जो काम करते हैं ना, इसीलिए बाकी लोग क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे स्वार्थ होता है। कांग्रेस पे कौन जा रहा है, टिकट खरीद रहे हैं, तो उनके साथ अब विचारधारा की लड़ाई कैसे होगी? और मोदी जी का 75% अप्रूवल रेटिंग है, आपको मानना पड़ेगा कि कोई है नहीं उनके सामने। और भारत जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, मुझे नहीं पता प्रदीप कौन है, कि गुजरात इलेक्शन से पहले मेधा पाटकर के साथ चल रहा है। और एक सेकंड मेरे को खत्म करने दीजिए। मोदी साहब को छोड़ के क्या है दिखाने के लिए? कमल हसन को लेके आ रहा है, जिनको एक वोट नहीं मिला। मूवी में हीरो तो एक ही होता है ना, पिक्चर का हीरो तो एक ही होता है। जैसे टीएमसी में जितना भी वोट मिलता है वो ममता दीदी के नाम पे मिलता है। तो हर पिक्चर, हर पार्टी का हीरो तो एक समय एक ही होगा ना। क्या बोल रहे हैं? इस देश का पार्टीशन क्यों हुआ था विवेक जी? तो हिंदू महासभा की वजह से हुआ था, आरएसएस की वजह से हुआ था। सर सैयद ने पहले टू नेशन थ्योरी की बात की थी। पहला टेररिस्ट इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। देखिए मैं बंगाल से हूं, हिंदू आदिवासियों से जुड़ा हुआ था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ था, तब बीजेपी नहीं था। 1926 वेल सेड। मैं कमिंग बैक, मत आइए, आज की बात पे मुद्दे पे आइए। गार्गी इज ऑन फायर, गार्गी इज ऑन फायर टुडे। विवेक श्रीवास्तव इज गेटिंग। आप आज भी आप दंगे और हिंदू मुसलमान की बात ही करते हैं। गार्गी और विवेक में रिजू दत्ता, ऋषि बागरी, रिजू दत्ता, ऋषि बागरी। राहुल गांधी
अभी भी जॉर्ज पुनिया से मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी किसके साथ उसके बाद एसके दत्ता, श्वेता शालिनी आपके पास में आ रहा हूँ। मैं एक सेकंड रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव आप हैंडसमली टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो नहीं करने दूंगा। मैं वापस से मुद्दे पे आ रहा हूँ, चाहता हूँ मुद्दे पे आना चाहता हूँ। रिजू दत्ता लेट्स बी लॉजिकल, गार्गी कमिंग है, गार्गी में आ रहा हूँ, गार्गी में आ रहा हूँ, गार्गी में आ रहा हूँ। विवेक बहुत इजीली इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर, मैं रिजू दत्ता के पास आना चाहता हूँ। बंगाल पे करेंगे डिबेट, रिजू दत्ता और ऋषि बागरी। रिजू देखिए मैं लॉजिकल बात करना चाहता हूँ। रिजू यहाँ पे उजाला भी है, लोगों को रिजू और गार्गी, रिजू को दिखाइए, रिजू दत्ता और सिर्फ ऋषि बागरी को दिखाइए। मंदिर मस्जिद रिजू दत्ता मुझे एक बताइए, अगर 2000 रिजू, अगर मैं लॉजिक बात करता हूं ऋषि और रिजू में एक लॉजिक आप दोनों के सामने थ्रो कर रहा हूं। ममता बनर्जी पिछले इलेक्शंस के अंदर 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ बंगाल में जीती, बिल्कुल जीती और काफी बड़ा मैंडेट आया, वेरी वेल अप्रिशिएटेड ऑन दैट मैंडेट रिजू। बट रिजू जब मैं बंगाल से आगे बढ़ जाता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, आई डोंट सी टीएमसी एट ऑल। मैं बिहार में चले जाता हूं, आई डोंट सी टीएमसी इवन अ डबल डिजिट पार्टी, ली 5% से ज्यादा भी वोट नहीं है। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं आ जाता हूं। डेरेक ओब्रायन ने एक फिलॉसफी दी थी कि भाई हर कैंडिडेट, हर सीट पे एक ही व्यक्ति जो है वो कैंडिडेट लड़ेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 2018 में ममता बनर्जी ने कहा था चूर चूर हो जाएंगे, इट डज नॉट वर्क। सो रिजू असर्शन यही है कि कोई दूसरी पार्टी में अभी कोई ऑपोजिशन में पोल ही नहीं है जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ पाए। जो आपका वोट पोल कांग्रेस है वो 90% सीट 2019 में बीजेपी से हारा था, तो फिर 2024 में विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी? रिजू दत्ता, उसके बाद ऋषि बागरी आएंगे। रिजू कहना चाहता हूं कि अगर आज के डेट पे कोई भी ये कहेगा, वो किसी भी पार्टी से हो, कि 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट अभी तय हो गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो मूर्ख की स्वर्ग में वास कर रहा है वो आदमी, उसको राजनीति का मतलब नहीं है। देखिए ये लड़ाई जो ऑपोजिशन के विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है, अब विपक्ष को संयुक्त भारत के हित में और संविधान के हित में एकजुट होना पड़ेगा। वो वोट से पहले होगा, वोट के बाद होगा, वो 24 घंटा भी बहुत बड़ा होता है राजनीति में। बट मैं इतना चीज मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये 24 की जो लड़ाई होने वाली है, ये बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन नहीं होगा, ये बीजेपी वर्सेस देश की जनता होगी। जहां पर एक तरफ आपके मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मुद्दे हैं। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान औरंगजेब और जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई है, वहां पर दूसरी तरफ महंगाई है। तो ये जनता वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होने वाली है। कौन चेहरा बनेगा मोदी जी के खिलाफ, वो समय बताएगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज तय करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आज की डेट में भी विपक्ष के पास सीट ज्यादा है, और अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगी, या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी, तो 2024 में जैसे इनका गंगा विलास अभी रुक के फंस गया है बिहार में, वैसे 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सीधा बात है। ऋषि 2019 के पहले भी मुझे याद है कि रिजू की एक लाइन जो इस पूरे वक्तव्य में मैंने बहुत गौर से सुनी कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया होगा। यही लाइन राहुल गांधी जी ने रफाल के वक्त अपोजिशन करते वक्त मुझे याद है अलग अलग जनसभाओं के अंदर बोली थी। सो दैट नैरेटिव डिड नॉट वर्क इन 2019, व्हाई विल दिस नैरेटिव वर्क इन 2024? ऋषि बागरी। नहीं प्रदीप जी धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग अलग अलग वोटिंग करते हैं, विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं, लोकसभा में अलग वोटिंग करते हैं। विधानसभा में अलग इश्यूज होते हैं, लोकसभा में अलग इश्यू होते हैं। आपको याद होगा 2018 में बीजेपी 3 स्टेट हारी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 6 महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ और तीनों के तीनों स्टेट में स्वीप की, मतलब स्वीप मतलब बुरी तरह से 25 में 25, 30 में 27, मतलब 12 में 10, उस हिसाब से स्वीप की। तो लोग बहुत डिफरेंट वे में वोट करते हैं, और जब इलेक्शन आता है लोकसभा का तो वो लोग ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है। अब प्रॉब्लम क्या है, अपोजिशन में यूनिटी है नहीं। अब ममता जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपने जैसे बोला वेस्ट बंगाल में, लेकिन जब वो नेशनल सीन में जाती है तो राहुल गांधी उनको पूछते तक नहीं है। बाकी के जो लीडर्स हैं उनको पूछते तक नहीं है। उनको प्रोजेक्ट कर दे कि भैया बहुत अच्छी ग्रास रूट लीडर है, उन्होंने बीजेपी को एकदम मात दी है वेस्ट बंगाल में, तो आप उनको प्रोजेक्ट कर दीजिए। कामरू जी भी हैं यहाँ पर, वो नहीं बोलेंगे कि वो ममता को प्रोजेक्ट करो, तो ममता को नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। ममता दी आपके राहुल गांधी को नहीं प्रोजेक्ट करेंगे, तो यूनिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है एक दूसरे को सप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ममता बनर्जी अखिलेश यादव को नहीं सप्लीमेंट कर सकती, वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर सकती ना। अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बंगाल में वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाती है। रिजू 15 सेकंड। राइट, यस, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए मोदी जी जब 2014 में आए थे, उन्होंने
कुछ बड़े बड़े बातें कही थी, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, किसान आय दुगनी होगी, सबको पक्का घर मिलेगा और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। ये सारा, ये 5 जो मैंने आपको अभी गिनवाया आपके चैनल पे, एक भी पूरा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान और भारत माता के नाम पे जितना राजनीति करना था हो गया, वो 12 साल, अभी एंटी इनकम 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी एक एंटी इनकम्बेंसी भी है और लोग बेवकूफ बनते गए। अब नहीं रिजू, जब लोग ममता बनर्जी को बंगाल में वोट करते हैं तो वो लोग बेवकूफ नहीं होते, पर लोग जब नरेंद्र मोदी को वोट कर जाते हैं वो बेवकूफ हो जाते हैं। ये लॉजिक गलत है और इस तरीके से आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। नहीं, आपको देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आदमी तो ये भी बोलेगा कि भाई बंगाल के अंदर उसने जब ममता बनर्जी को वोट किया था क्या बेवकूफ था वो? आप गलत पकड़ रहे हैं प्रदीप जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश में इन लोगों के जो मुद्दे हैं, जो जलते हुए मुद्दे, उनको छोड़ के सिर्फ मंदिर मस्जिद और भारत माता के नाम पे राजनीति करने की जो जुगला अभी तक चला है, वो लोग अभी समझ गए। मैं इतना अपमान नहीं कर रहा। ठीक, श्वेता शालिनी के पास आना चाहता हूं मैं। ऋषि आऊंगा कि श्वेता शालिनी, टीएमसी का रिबटल इस बात पे है कि मुद्दे जो अब आप उठा रहे हो देश की जनता स्वीकारेगी नहीं, श्वेता शालिनी और रणवीर नंदन। पर मैं ये कहना चाहता हूं श्वेता, जब श्वेता शालिनी और रणवीर नंदन, जब रणवीर नंदन जो जेडीयू से आते हैं और इनके अलायंस पार्टनर आरजेडी ये कहती है कि रामचरितमानस जो है वो नफरती है, और उसके बाद जाकर जब तेजस्वी यादव से पूछा जाता है कि क्या इस पे क्या कहेंगे, बोलते हैं मुद्दा ही नहीं है, तो फिर क्या ये लड़ाई तुष्टीकरण बनाम नहीं हो गई? अगर रिजू कह रहे मुद्दों की बात है, पर विपक्ष के लोग तो जब रामचरितमानस का अपमान करेंगे तो फिर कौन सच में हिंदू भावना का आहत कर रहा है? और उस काउंटर में अगर हिंदू सवाल पूछता है तो फिर उसको क्यों कहा जाता है मंदिर मस्जिद? भाई मुद्दा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान तो इस वक्त विपक्ष के लोग उठा रहे हैं ना। यहाँ पे किसने बोला था जेडीयू के अलायंस पार्टनर आरजेडी के लोगों को रामचरितमानस का अपमान करने के लिए? उस आदमी को अभी तक सस्पेंड तक नहीं किया है श्वेता। और ये सस्पेंड तो नहीं किया है, वो शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने ये बात कहाँ कही? ऐसी जगह कही जो तक्षशिला और नालंदा जो हमारे देश की पहली विश्व की यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, ना वो एकत्रित तो हो सकते हैं। हमारा बहुत सिंपल मोदी मंत्र है, हमारा मोदी मंत्र विकास और प्रयास का है। आप कितना भी कहते रहें, हमारा विकास का मुद्दा, आज G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास आई है? आज अगर आप शंघाई कॉर्पोरेशन देखिए तो उसमें किसकी बढ़त है? अगर आप सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देखें तो उसमें कौन सीट लेने जा रहा है? तो आज जो जनता देख रही है, और आज मैंने अभी देखा कि आपके टीएमसी के प्रतिनिधि कह रहे थे, दत्ता जी कह रहे थे कि भाई मोदी वर्सेस जनता होगा, पीपल ऑफ इंडिया होगा। आपने सही सवाल किया, क्या ममता दीदी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल नहीं होता है? और आप खास तौर पे नोट कीजिए, जब भी मोदी की बात आती है तो ये लोग चूकते नहीं है घूमकर ये कहने के लिए कि जनता बेवकूफ है। हर बार क्यों घूम के कहते हैं कि ईवीएम में गलती है? क्यों घूम के फिर वही तुष्टीकरण करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा मूल मंत्र विकास और प्रयास, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 9 राज्य को नीचे उतरकर लड़ाई लड़ेंगे और 9 राज्य इस बार में जीत के दिखाएंगे और 24 का रास्ता जाएगा। इनको चुप कराइए तब मैं बोलूंगा। मुझे पर एक सवाल का जवाब दीजिए। रामचरितमानस का अपमान करने वाले मंत्री को अभी तक शिक्षा मंत्री बनाया है, 80% इस देश के हिंदुओं की भावना का आहत किया है। ऐसी बात अगर किसी दूसरे धर्म के लिए करते तो क्या वो अभी तक वो आदमी शिक्षा मंत्री रहता? ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? क्यों नहीं हटाया वो मंत्री? क्यों नहीं उसने अपोलोजाइज किया है? और ये मुद्दा नहीं तेजस्वी यादव के लिए? देखिए मैं सभी चर्चाओं को ध्यान से सुन रहा था, और जरा सुन लीजिए, मैं सभी चर्चाओं को ध्यान से सुन रहा था। अभी भविष्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में लोकसभा की 116 सीटें पड़ती है। आप यदि कैलकुलेशन देखेंगे तो 54 सीट पर अभी जो विपक्ष है वह जीता है और 62 सीट पर बीजेपी जीती है, बीजेपी समर्थित दल जीता है। तो पहले
इस विधानसभा के चुनाव का परिणाम आने दीजिए। और जहां तक पहले आप ये तो बताइए कि भारत की अधम जनता का जाति जब सवाल लोग है, कहते हैं, जब आपकी शिक्षा मंत्री ने अधम जाति को कहा, तो आपके अधम कहने नीच से मैं जाति नहीं कैसे बताऊंगा, हुई? पहले अभी सुन रहे आप क्या थे, बात आप कह सुनिए रहे हैं? पहले। क्यों नहीं आप पहले बताएंगे? क्योंकि आप बता नहीं पहले सकते हैं। आप सुन लीजिए, तब क्योंकि आप आप बता क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, सकते। नहीं तो फिर बात बेमानी होगी। नीच जाति कैसे हुआ आठ बताएंगे आप? सीट का डिफरेंस क्या आप है। गलत तरीके से आप भटका रहे हैं बच्चों को? सारे क्या 9 आप स्टेट हिंदुओं में को जातियों में बीजेपी की बड़ी तोड़ना हार होने चाहते हैं? वाली है। क्या चाहते हैं और आप? बीजेपी की बड़ी आप हार लोग हो के पास जाएगी एजेंडा तो नहीं है, फिर आप लोग के नरेंद्र पास मोदी का मुद्दा नहीं पुनः है, आप लोग प्रधानमंत्री केवल बनना मात्र सपना हो जाएगा। हिंदुओं की रणवीर जाति नंदन जी, आप ध्यान में रखिए। और चर्चा रणवीर नंदन जी, कि चर्चा में ओवरलैपिंग नहीं सहता होना इस चाहिए। रणवीर नंदन जी, ये तो इसके लगता कैलकुलेशन की बात है। रणवीर नंदन जी, इस देश में अगर सच में हिंदू मुसलमान करने की कोई कोशिश कर रहा है, रणवीर नंदन जी, इस देश में सच में कोई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, कामरू आ रहा हूं आपके पास, वो आपकी पार्टी कर रही है। किसने बोला आपकी पार्टी के शिक्षा मंत्री को कि हिंदुओं के रामचरितमानस का अपमान करे? आप ये कहना चाहते हैं? आप जाके अपनी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, आप जाके ऐसी क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं दूसरे धर्म में करेंगे। और इनने अभी तक सस्पेंड नहीं किया, इनने अभी तक उस आदमी को सस्पेंड नहीं किया। एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू आई फील डेनिग्रेटेड एंड हर्ट। यू आर नॉट, योर पार्टी सेज दैट यू आर अगेंस्ट रिलीजन। विवेक श्रीवास्तव, आपकी पार्टी जो कहती है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो आप मत बोलिए। मैं रणवीर नंदन से पूछना चाहता हूं, रणवीर नंदन से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों नहीं सस्पेंड किया? मेरी बात, मैं रणवीर नंदन, क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? बात होगी। आप पहले सुनिए, सस्पेंड क्यों नहीं किया? पहले आप बीजेपी समर्थित एंकर बन अरे सस्पेंड में रामचरितमानस की बात करना बीजेपी की मोनोपोली नहीं है। अगर मैं घर में पूजा करता हूं भगवान राम की, और मुझे जब लगता है कि आपके पार्टी के नेता जो शिक्षा सिखाने की स्थिति में बिहार के अंदर, अगर उनके अंदर इतना जहर है, वो क्या शिक्षा सिखाएंगे? अरे बीजेपी की मोनोपोली नहीं है। आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं सस्पेंड किया? आपका मैं तब से आपको लगा, क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? तब हम लोग क्या जवाब? अरे आप क्या करें, क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्योंकि आपको पता है हिंदू जात में बढ़ जाएगा, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए करते हैं आप, और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है। तो आपको क्या? अरे जब बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, बीजेपी ने उस पर एक्शन लिया था, और आप जाके अभी इस वक्त जो है अभी तक शिक्षा मंत्री को नहीं हटाते, इससे लगता 116 लोकसभा सीट में a true secular party would have taken action. A true secular in this country would have taken action. These people are in the garb of secularism या तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। इसके लगता पार्टी की सरकार। अरे बीजेपी को छोड़िए, मेरा जवाब दीजिए कि रामचरितमानस का अपमान करने वाला आदमी बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री कैसे है? बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री प्रदीप जी, इसके लगता भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप जी इनको शांत कराएंगे तब मैं बोलूं, क्योंकि आधा घंटे बाद अब मेरे पास आ रहे हो। बोलिए, कर लीजिए, इनको शांत करवाइए, बोलिए। देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर किस मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी ने कहा था कि शुरुआत में कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। मैं कहता हूं कि जिस तरह से विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस हिसाब से सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रहा है और हिंदू धर्म का लगातार अपमान कर रहा है, और एक तरह से खुला छूट जैसे इनको किसी ने दे के रखा है, मैं तो कहता हूं हाँ 24 का लड़ाई जो है वो सनातन धर्म की अपमान के विरोध और तुष्टीकरण की नीति को लेके लड़ाई होगी। ये हिंदुओं की लड़ाई होगी। इन सब जितने सारे घोर हिंदू विरोधी पार्टी है, ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे असलियत में कम्युनलिज्म करते हैं, इनकी विरोध में लड़ाई होगी। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने पूछा कि अगर दूसरे धर्म के किसी ग्रंथ को लेकर अपमान किया जाता तो क्या होता। मैं कहता हूं कि किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ के बारे में अगर अपमान किया जाता, जिस हिसाब से रामचरितमानस के लिए अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया गया, अरे उस व्यक्ति का सर तन से जुदा हो जाता। ठेका ले रखा है, आपने दत्ता जी ठेका ले रखा है। ऋषि
ऋषि विवेक गार्गी कामरू, ऋषि विवेक गार्गी कामरू एसके करेंगे ही नहीं, ये एसके करेंगे ही नहीं, ये रिजू को भी लेके आइए। मैंने कभी नहीं करेंगे, इससे भी लोग अपमान करेंगे। राहुल गांधी ने नहीं कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। एक सेकंड सब लोग एक एक करके बोले, नहीं प्लीज एक एक करके छोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड विवेक में कौन सा भारत जोड़ो यात्रा था जहाँ पे गार्गी को नहीं छोड़ा गार्गी कामरू गार्गी कामरू विवेक गार्गी कामरू विवेक रिजू आपके पास आ रहा हूँ। एसके बिल्कुल पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे राहुल गांधी, ये जरा बताएं। जवाब दे कामरू एसके दत्ता का जवाब दे। कामरू ऋषि गार्गी और विवेक उसके बाद आ रहा हूँ। रिजू आपके पास आ रहा हूँ, आप नोट करिए, आपके और श्वेता के पास आ रहा हूँ, राजीव नंदन के पास भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। विवेक को दिखाइए, विवेक को दिखाइए, कामरू को दिखाइए, ऋषि को और गार्गी को। पहले कामरू जवाब देंगे, उनसे कामरू से पूछा एसके दत्ता ने। कामरू जवाब दीजिए। देखिए ये आज जो है, ये जो पहले बोल रहे थे, मैं उनका नाम ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं। एसके दत्ता भारत जोड़ो यात्रा पे एसके दत्ता राहुल जी ने जरा जवाब दीजिए इस चीज का। एसके दत्ता ने बोला था। कामरू ठीक है, इसके आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जाने के मौसम में 5 साल के बच्चा को बख्शा नहीं है राहुल गांधी ने। शांत हो जाओ। मालूम है राहुल गांधी की वजह से बहुत ज्यादा तिलमिलाए हो आप लोग, मालूम है, लेकिन एसके उन्होंने बोल दिया। थोड़ा सा इनका फीडर डाउन कीजिए तो मैं बोलूं। के चलते इतना स्तर गिरा दिया है राहुल गांधी ने। कामरू मैं बोल रहा हूँ या देखिए, आज एक ह्यूमन राइट्स वॉच जो इंटरनेशनल एक संस्था काफी रिस्पेक्टेड है, उसने एक ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंडिया का बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें काफी कुछ देखिए, इसके उनको बोलने दीजिए, इसके आपने पॉइंट बोल दिया। भारत जोड़ो यात्रा पे एनिमल राइट्स नहीं है इस देश में। इतने क्यों परेशान है भारत जोड़ो से आप? नहीं भारत जोड़ो यात्रा की। अरे उनको अपने पॉइंट बोलने दीजिए आप। अरे एक सेकंड आप लोग, एक सेकंड कामरू इस तरह से मिला ले। यस सर कामरू 30 सेकंड्स बोलिए, फिर मेरे को ऋषि के आप अपनी पॉइंट बोलिए, इसके पे जवाब दीजिए। आईना दिखाने से नफरत इनको थोड़ा स्पीकर डाउन करके आपके जनता को सुनना चाहेंगे। इसके प्लीज गार्गी को दिखाइए ना। इनको काउंटर करने के लिए मैं इनको चुप करवाइए। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो वातावरण आज हिंदुस्तान में है, देखिए हिंदू मुसलमान पे तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए था, ना ही मंदिर मस्जिद को लेकर कोई डिबेट होना चाहिए था। अरे तो कामरू जाके अपने आरजेडी के मित्र को कॉल करके बोलो ना, जिसने शिक्षा मंत्री ने जाके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी और रामचरितमानस का अपमान किया। मैं तो रिजू दत्ता के साथ सहमति रखता हूँ कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। मैं प्रदीप भंडारी रिजू दत्ता ने जो बोला उससे सहमति रखता हूँ कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। पर दिक्कत यही है ना कि जब आपके पार्टी के अंदर जो महागठबंधन में आगे चल के मोदी वर्सेस ऑल करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान करते, हिंदुओं का अपमान करके। भैया कौन सा हिंदुओं का अपमान? क्या रामचरितमानस विकास की बात करें, बोले कहां काम नहीं हो रहा। राजीव नंदन इसके ऋषि बागरी एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को डिबेट में ऑर्डर लगा। साध्वी का ऊपर ऋषि बागरी पार्टी ने ऋषि बागरी एक सेकंड, एक एक करके कामरू आपने बात बोल दी। मैं कह रहा हूं आप जाके बिहार के शिक्षा मंत्री को सिखाइए। ऋषि इसको मैं आई जस्ट वांट टू ओके 10 सेकंड फिनिश करने दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ। विवेक मैं ऑर्डर कर रहा हूं, मैं साइकिल कर रहा हूं। कामरू 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर ऋषि, फिर विवेक और गार्गी। कामरू देखिए, संविधान हमारा इंडिया में एक सेकुलर संविधान है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जाते हैं मंदिर ओपनिंग के लिए, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स वॉच का अगर रिपोर्ट को पढ़ा जाए, किस तरह से हिंदुस्तान में कुछ सालों से नफरत को फैलाया गया कि आज साध्वी जैसा कोई औरत अगर बात करती है कि काटने का हथियार धार करके रख लो, और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को अगर रिलीज किया जाता है, या तो फिर जो नफरती चिंटू जो संघ परिवार ने पाल कर रखा हुआ हिंदुस्तान में, उन पे अगर कोई एक्शन नहीं होता तो इसमें सवाल पड़ेगा। ठीक ऋषि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बार बार बोल रहे वोटर्स के विजडम को, वोटर की बुद्धिमत्ता को ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 2014 में बीजेपी के 17 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, और कांग्रेस को भी 10 करोड़ लोगों ने वोट किया था। 2019 में ये संख्या 23 करोड़ हो गई, 23 करोड़ लोगों ने वोट किया है बीजेपी को। तो ये एक जो लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए। उनका आज भी 10 करोड़ के आसपास का ही आंकड़ा है।
सेकंड सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी चीज है बेनिफिशियरी लिस्ट। जो बेनिफिशियरी है, किसके घर में पानी पहुंचा, किसके घर में बिजली पहुंची, किसका बैंक का अकाउंट खुला, कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला, पता है 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है। अलग अलग लोगों को आधार बेस्ड मुद्रा लोन मिला है और वो 34 करोड़ लोगों ने अपना स्वयं का कार्य किया। उसका एनपीए भी सबसे लोएस्ट है, 3% का एनपीए, जो कि कॉर्पोरेट एनपीए से काफी लो है। तो ये सारी जो चीजें, जिनको कभी लोन नहीं मिलता था, किसी को कभी टैप वाटर मतलब एक पीने का जल का, ये नल का जल नहीं मिलता था, ये सारी चीजें मिलने लग गई है। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को चीजों को मिलता है। आपको कंफ्यूजन होने दीजिए, लेकिन मैं बताता हूं क्या है सर। कंफ्यूजन नहीं होता है। आप ये देखिए कि आप ड्यू रिस्पेक्ट, अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता थी वो कह रही थी कि अगला चुनाव साहब हिंदुत्व पे लड़ा जाएगा। एसके दत्ता कह रहे थे, सुनिए, एसके दत्ता कह रहे थे सनातन धर्म लड़ेगा, सनातन धर्म लड़ने जा रहा है 2024। आप कह रहे हैं साहब इकोनॉमिक फ्रंट पे होगा, तो आप लोग क्लियर ही नहीं है कि चुनाव आप किस मुद्दे पे लड़ेंगे। दूसरी बात की हर जगह नीचे की तरफ जा रही है। आप केरला में लेफ्ट से लड़ रहे हैं और सिर्फ 2 ही जगह पे है, बाकी हर जगह बीजेपी नंबर 1 या नंबर 2 अरे आप मत बोलिए केरला में अभी एक लेफ्ट के लीडर ने क्या किया, मैं बोलना नहीं, बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी। आप बोलिए, बताऊं मैं? बोलिए आप। सबसे पहली चीज, मेरी शिकायत कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब से है, भारत जोड़ो यात्रा में कृपा करके बीपी की दवा, नींद की दवा, शुगर की दवा लेके बांटते हुए चलिए। एसके दत्ता को देखिए, नींद उड़ चुकी है, सब बीजेपी वाले बीमार पड़ रहे हैं आपकी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से। एसके कृपा करके गार्गी के पास नहीं किया है। एसके वर्सेस विवेक, ये सब स्लीपलेस आ रहा हूं गार्गी, आ रहा हूं, निश्चिंत रहिए। इन सबको नींद नहीं आ रही। एसके रिजू आ रहा हूं, रिजू आ रहा हूं, दलित बीजेपी को सबक सिखाएगा। इस देश का दलित बीजेपी को सबक सिखाएगा। जो आरजेडी के मंत्री ने लिखा है ना, वो ठीक बोला है। देश के दलितों का अपमान हुआ है, सदियों से हुआ है, हमारे ग्रंथों में भी हुआ है। इतिहास आप भूल गए, इदी अमीन का इतिहास आप भूल गए, मार्क्सिज्म का इतिहास आप भूल गए। इस देश का किस मुंह से बोलते हैं? बंगाल में 34 साल में कत्लेआम आप लोगों ने मचाया था, बर्बरतापूर्ण कत्लेआम आप लोगों ने मचाया। जिंदा लोगों को नंदीग्राम में जला दिए, जिंदा लोगों को सिंगुर में जला दिए, सामूहिक बलात्कार आपके कैडर के लोगों ने किया है। बंगाल में, केरल की अगर बात करें, केरल में तो आपकी नीति जो है वो नरसंहार की नीति है। कत्लेआम मचाते हैं आप लोग, चोर लुटेरे की तरह खुंकार है आप लोग। किस मुंह से बात कर रहे हैं? सदियों से या नहीं? गार्गी है, हिंदुओं से इतनी नफरत। एक सेकंड गार्गी के पास, एक सेकंड गार्गी को बोलेंगी, गार्गी एक सेकंड गार्गी बोलेंगी, फिर श्वेता और रिजू के पास आ रहा हूं मैं। श्वेता और रिजू के पास आ रहा हूं। सवाल है, अच्छा रणवीर के पास श्वेता के साथ आऊंगा। एक सेकंड गार्गी, मेरा सवाल है गार्गी, ये इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं कि भाई जाति की हिंदुओं में बात करेंगे, मुसलमानों के करेंगे? गार्गी जी, ये लोग ना सेक्युलरिज्म के नाम पे एक तो तुष्टीकरण करते हैं, दूसरे हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं। अरे आपको गार्गी एक सेकंड गार्गी को बोलने दीजिए। अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए, गार्गी को बोलने दीजिए ना। हाँ, रामचरितमानस को जो अपमान किया। हाँ, एक सेकंड मैं बात करती हूँ विवेक जी। रामचरितमानस में आप जो लेफ्ट, नहीं मुझे बोलने दीजिए प्लीज। दलित शंकराचार्य, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, दिस इज द लेफ्ट, नहीं टोटलिटेरियन रिजीम आप मत कीजिए। नहीं मुझे बोलने, दलित को शंकराचार्य प्लीज प्रदीप उनको बंद करने के लिए बोलिए। गार्गी को दिखाइए, गार्गी बोलेंगी। विवेक लेट गार्गी स्पीक। कुछ तो महिला की इज्जत करिए, बोल रही, बोलने दीजिए। सेकंड, रामचरितमानस में हमेशा लेफ्ट एक पोर्शन उठा के कोट करते हैं जो वरुण ने बोला था, लेकिन जो राम जी ने बोला था नहीं, मुझे पता है। एक सेकंड राम जी ने क्या बोला था? एक सेकंड राम जी दलित पुजारी नहीं बन सकता। गार्गी और रिजू विवेक बोलने नहीं दे रहे। गार्गी रिजू श्वेता, गार्गी रिजू श्वेता। क्या बोला था राम ने? क्या बोला था? नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई सर्वभाव कपट त्याजे वही सर्वप्रिय होई। ये रामचंद्र है, ये दलित का रामचंद्र नहीं। नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई सर्वभाव कपट त्याजे वही सर्वप्रिय होई। तो उसको लिए हिंदुओं को मत बांटिए। और रिजू जो सर हिला रहे हैं आज जरा कास्ट की
बात विवेक, एक से विवेक कभी कास्ट की बात नहीं, दूसरे धर्म में भी कर लो। श्वेता और रिजू, श्वेता और रिजू, दूध देवा गौरू बोलते हैं मुसलमानों को। अरे ये सब कहानियां छोड़िए, एक दलित घर के घर में गार्गी द वे यू हैव एक्सपोज्ड विवेक टुडे, गार्गी मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने रामचरितमानस के झूठ पे किस तरीके से विवेक को एक्सपोज किया। रिजू दत्ता और श्वेता शालिनी, रिजू दत्ता और श्वेता शालिनी, रिजू दत्ता और श्वेता शालिनी, अरे अपने अलायंस पार्टनर को तो बोलने दीजिए। रिजू और श्वेता 20 सेकंड दीजिए, रिजू और श्वेता। बस अरे प्रदीप जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब पूरे विपक्ष ने और तृणमूल कांग्रेस ने भी बहुत सीरियसली नुपुर शर्मा का विरोध किया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया था, उसी हिसाब से मैं आज आपके मंच पे कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस के लेके जिन्होंने ये टिप्पणी की है वो भी काफी निंदनीय है और उनकी पार्टी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है और आस्था के ऊपर कोई भी अपमान नहीं कर सकता। और एंड एसके दत्ता से लेके जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ, मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, मैं हर हफ्ते माँ का मंदिर जाता हूँ, पर मैंने हिंदू धर्म सीखा है मेरे माता पिता से और मेरे दादी से। मुझे किसी से ऐसा है रिजू जी, श्वेता को दिखाएं सिर्फ, श्वेता। हिंदू मर रहे थे। ठीक है रिजू, मेरे पास समय कम है, आपने अपने पॉइंट को बोल दिया। रिजू, श्वेता, रिजू आई हर्ड योर पॉइंट। श्वेता आ रहा हूँ, इसकी श्वेता जब कत्लेआम सरेआम हो रहा था, जब हमारे संगठन के लोग मर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर के सामने भगवा ध्वज था, तब आप कहां सो रहे थे और आपके अंदर की हिंदुत्व कहां सो रही थी? आज देखिए, आज सवाल पूछा जाता है कांग्रेस से तो जवाब देती है हिंदू के बारे में मत दीजिए। आपका बीजेपी का कपौती नहीं है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म मेरा बहुत करीब का है। आप हिंदू धर्म पे ज्ञान मत बांटिए, हिंदू धर्म बीजेपी की कपौती नहीं है। प्लीज हिंदू धर्म पे ज्ञान मत बांटिए हमें। आप हिंदू मुसलमान का गेम दूसरे लोगों से साथ खेलिएगा, मेरे को हिंदू धर्म का ज्ञान मत बांटिए। इसके मेरे पास समय कम है, इसके दत्ता, आई रियली वांट टू कम टू यू, बट मैं कहना चाहता हूं मेरे पास समय कम है और मेरे को जिस हिसाब से इस डिबेट पे इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है जनता का, मैं चाहता हूं कि टाइम इस डिबेट का मैं बहुत जल्द बढ़ाने वाला हूं। इसके मुझे पता है आप बोलना चाहते हैं, पर दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप भी सच्चाई जानते हो, मैं भी सच्चाई जानता हूँ। इस वक्त की यथास्थिति यही है, इस वक्त की स्थिति यही है कि 2024 के रनअप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। विपक्ष अगर कोई फॉर्मूला निकाल ले तो निकाल ले, अदरवाइज 2024 बैटल लुक्स टू बी नरेंद्र मोदी एज एट दिस मोमेंट। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।